Sir, good evening, sir. गुड इवनिंग विवेक। गुड इवनिंग। Yes, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पुष्पलता। ओके, तो आज हम लोग हमेशा क्लास और ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो आज आप लोग का ग्रुप डिस्कशन दूसरे लोगों के लिए बेनिफिट होगा, इसलिए ऐसा टॉपिक हम लोगों ने रखा है कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताओ। देखो, सारे लोगों ने बोर्ड का एग्जाम दिया है, 10th का दिया, 12th का दिया, कोई 2 साल पहले दिया, कोई 3 साल पहले दिया है, तो आप सारे लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस है कि बोर्ड के एग्जाम में कैसे एग्जाम देना चाहिए। एक तो आप लोगों ने जो नंबर पाए होंगे, जो दिए होंगे उससे, और एक दूसरा आप लोगों को ये भी लगा होगा कि अगर हमारी ये गलती नहीं हुई होती तो हम 2 नंबर और अधिक पाते, या ये मैं दिया तो इस ऐसा मैंने किया तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बढ़िया नंबर मिला। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, ओके, तो आज के इस सेशन में अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम का उपयोग करें तो बेनिफिट हम लोग क्या देंगे कि जो बच्चों का एग्जाम होने वाला है, 10th एंड 12th का बोर्ड एग्जाम आ गए हैं। सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम जस्ट एक दिन पहले से शुरू हो गया है, 15 फरवरी से। यूपी बोर्ड का एग्जाम 22 फरवरी से शुरू होने वाला है। आईसीएसई बोर्ड का एग्जाम भी 21 फरवरी से शुरू होगा, और ऐसे ही हर स्टेट के बोर्ड एग्जाम 10th एंड 12th के शुरू होने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे लोगों को थोड़ा सा टेंशन और तनाव रहता है बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि ये जीवन का पहला बोर्ड एग्जाम होता है। जिसने बहुत पढ़ाई किया हो या जिसने कम पढ़ाई किया हो, दोनों को टेंशन में कोई कमी नहीं होती, टेंशन दोनों को बराबर होता है। तो अगर जो सजेशन आप लोग देंगे उस सजेशन को हम और लोगों को सर्कुलेट कर देंगे। इसके अलावा एक बात और हम कहेंगे, जो भी एग्जामी, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अगर किसी को भी कुछ पूछना होगा एग्जाम के दौरान या टेंशन कैसे रिलैक्स करना है, तो आप 2-4 लोगों में से मैं ग्रुप बना दूंगा, किसी को अगर पूछना है तो आप लोगों से पूछ सकता है। ये एक बढ़िया व्यू होगा कि अगर आप खुद पढ़ते हैं, दूसरों से एडवाइस लेते हैं, तो आपकी एडवाइस और बच्चों को मिले, ऐसा इस आज के क्लास में हम लोगों ने प्लान किया है। तो मुझे लगता है कि ये हम लोग की प्लानिंग ठीक होगी और आप लोग इससे सहमत भी होंगे। क्यों, सहमत है आप लोग? यस सर। यस सर। ओके, तो जस्ट चूंकि मेरे यहाँ भी मेरे बेटे का 10th का बोर्ड एग्जाम है, वो इन्वॉल्व है। अभी 3 दिन पहले मैं उसके स्कूल में गया था, तो उसके स्कूल में जो चेयरमैन है स्कूल की, उन्होंने एक टिप्स बनाया बच्चों लोगों के लिए, जो मेरे पास है, और ये मैं बाद में ग्रुप में दे दूंगा, लोगों को बोला। तो उन्होंने बहुत सारी बढ़िया बढ़िया टिप्स बताई थी कि बच्चों को मेडिटेशन भी करना चाहिए, प्रॉपरली स्लीप करना चाहिए, और इसके अलावा हमेशा रिलैक्स रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, और एग्जामिनेशन हॉल में जो रीडिंग टाइम मिलता है 10 मिनट 15 मिनट, उसका बढ़िया से उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उसमें ये टिप्स बताया है कि आंसर शीट लिखने के समय आंसर शीट प्रेजेंटेबल हो, ऐसा भी आप करो कि थोड़ी सी आंसर शीट आपकी बढ़िया लगे, और एमसीक्यू के क्वेश्चन पे प्रॉपर अटेंशन दो, उसको छोड़ो मत। इसके अलावा राइटिंग पे थोड़ा सा सुधार कर लो, गिव प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, जो आप वर्ड लिख रहे हैं उसके बीच में सुंदरता रहे, थोड़ा डिस्टेंस रहे। इसके अलावा भी उन्होंने बताया कि आप ट्राई करें कि आपका जो सब हेड है नंबर वाइज रहे, आप हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन के पहले कॉम रहे, और आंसर्स करते समय भी आप कोई तनाव ना लें, जो क्वेश्चन ना आए उसको छोड़े, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी टिप्स भी दिया है। इस टिप्स के बेस पे, चूंकि वो प्रोफेसर ने वो जो चेयरमैन टिप्स दिया है वो उन्होंने अपने हिसाब से दिया है, और आप लोगों ने बढ़िया मार्क्स पाया, एग्जाम दिया, आप लोगों ने स्वयं एग्जाम दिया है, तो आप लोग भी जो बताएंगे बच्चे लोगों को उपयोग होगा। तो जस्ट मैं अब आप लोगों को हैंड ओवर करता हूँ, वन बाय वन अपनी बढ़िया बढ़िया बातें कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे एग्जाम को फेस करें, कैसे एग्जाम को बढ़िया करें। जितना जानते हैं उस सब को एक भी नंबर मिस ना हो अपना, जो जितना जानते हैं उतना तो हम बढ़िया से लिख दें, प्रेजेंटेबल कर दें। इसको आप लोग बताएं जो बच्चों को उपयोग में आएगा 10th एंड 12th बोर्ड के लिए। तो वेलकम टू यू ऑल। सबसे पहले एक एक करके मैं बोलूंगा कि आप अपना नाम बता के फिर थोड़ा सा स्पीक करें। तो सबसे पहले कौन बोलेगा, कौन सजेशन देगा? Good evening, sir. Good evening, गुड sir. इवनिंग। गुड इवनिंग नीतू। Sir, मैं नीतू. Yes, sir. हाँ नीतू, बोलिए प्लीज। Yes, sir.
सर जैसा कि बोर्ड्स के एग्जाम आ गए हैं तो हम सभी को क्या होता है कि जब एग्जाम्स आते हैं तो बहुत ज्यादा डर होता है एग्जाम को लेकर के। मेनली जो 10th में बच्चे होते हैं उनके लिए पहली बार होता है कि वो बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं, और बहुत पहले से उनसे ऐसा कहा गया होता है कि बोर्ड का एग्जाम है, बहुत टफ होता है, या बहुत सारी चीजों को लेकर के वो डरे हुए होते हैं कि हम एग्जाम कैसे देंगे, क्या लिखेंगे, क्या करेंगे। तो पहली बात तो उन्हें डर को निकाल देना है, उनका जो भी सिलेबस है, अपनी पूरी सिलेबस को कवर करके जाना है। मतलब सिलेबस का कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, सबको एक बार टच करना है, सभी को पढ़ना है कि क्या कैसे होता है, और रटना नहीं है, हमें समझना है उसको, उसके कंसेप्ट को समझना है कि वो होता क्या है बेसिकली, क्योंकि हम रटेंगे तो भूल जाएँगे। और उसके कंसेप्ट को हम समझे रहेंगे कि ये होता है। सपोज़ हमने कुछ लर्न किया तो हमें माइंड में उसको सोचना होता है कि क्या कैसे है उसमें, क्या कैसे होता है। जब हम अपने माइंड में सोचते रहेंगे तो फिर वो भूलेगा नहीं। एक लर्न करने का ये भी तरीका होता है। दूसरा यही होता है कि हम खुद के टीचर खुद ही बन जाएँ। हम कुछ लर्न कर रहे हैं, उसको हम खुद ही एक्सप्लेन करें। सपोज़ करें कि हमारे सामने कोई है और हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उस टॉपिक को, तो उससे वो टॉपिक सारे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि जब मेरे भी एग्ज़ाम्स रहते हैं तो मैं ऐसे भी करती हूँ और वो टॉपिक अच्छे से क्लियर्स हो जाते हैं। तो ये कर सकते हैं, और सबसे पहले तो डर को हटा देना है। आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए, वो इनफ है, आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हो तो उतना इनफ है, आप उसको कंटीन्यूअस रिवाइज़ करते रहो। और बाकी जैसा कि अभी हमने कहा कि रटना नहीं है, उसको समझना है कि किस तरीके से आप उसको समझ के कैसे लिख रहे हो। उसके बाद से आता है, सपोज़ जब आप एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ पे सबसे ऊपर आता है फिलिंग को लेकर के। बच्चे एग्ज़ाम कॉपी में फिल करने की बात आती है कि ऊपर फिल करना रहता है अपना रोल नंबर वगैरह। वहाँ पे भी बच्चों के लिए वो नया रहता है और उन्हें पता नहीं रहता है क्या कैसे है। तो बिल्कुल आप वहाँ जो भी टीचर्स हैं आप उनसे पूछिए, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, गलती नहीं करना, आपको पूछना है उनसे कि सर, मैम आप हमें बताइए इसको मैं कैसे फिल करूँ? कहीं भी थोड़ा-सा भी डाउट हो रहा है आप पूछिए, क्योंकि सब लोग सीख के ही धीरे-धीरे सीखते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। आपको नहीं आ रहा है, आपको डरना नहीं है, गलत नहीं करना है, आपको पूछना है उनसे फिर जाके फिलिंग करना है। फिर आते हैं लिखने पे। जब आप एक सेक्शन का क्वेश्चन उठा रहे हो, सपोज़ आपको सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन्स नहीं आ रहे हैं, आपने सेक्शन बी से लिखना स्टार्ट करा। तो जिस सेक्शन के क्वेश्चन्स को आपने पुट अप किया, पहले उसके उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते जाना है। और प्रॉपर अच्छे से आपने सेक्शन लिखा तो प्रॉपर तरीके से लिखिए कि आपने सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट करा है, सेक्शन सी का ये क्वेश्चन आंसर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ऐसे प्रॉपर आप उसको कंटीन्यूअस वे में करते जाइए। फिर आप अगला सेक्शन उठाइए और उसके सारे क्वेश्चंस को करिए, फिर अगले सेक्शन को। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सेक्शन ए नहीं आ रहा है तो आपको सेक्शन ए ही अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। जो पहले आ रहा है जिसमें आप अच्छे से दे सकते हो अपना रिपोर्ट, पहले उसको लिखने की कोशिश करना है आपको। फिर हम आते हैं राइटिंग स्किल पे। आपका जो राइटिंग स्किल है, वो बेटर होना चाहिए। राइटिंग स्किल बेटर होने का मतलब ये है, सपोज़ क्या होता है कि हमारे पास कभी कंटेंट बहुत कम होते हैं, लेकिन हम लिखने के तरीके से एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। सपोज़ हमें लिखना है, जैसे मैं बात करूँ, किसी बच्चे को लिखना है कि जो द्रव्य होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब वो उसको लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसे लिखता चला गया तो कोई एग्ज़ामिनर उसको नहीं पढ़ेगा। वही वो एक टेबल बना देता है कि जो द्रव्य है, एक टेबल बना के दिखाता है कि सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैसेज़ होते हैं। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख दिया कि सॉलिड का आयतन और आकार फिक्स होता है, जो लिक्विड होता है उसका आयतन फिक्स होता है, और गैस का कुछ भी फिक्स नहीं होता। कुछ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट जो की पॉइंट्स हैं और ऑलमोस्ट पता हो, और उसको वो ग्राफ या टेबल के वे में जब वो लिख के दिखाता है, तो जब भी एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करते हैं तो वो अंदर तो जाके नहीं पढ़ते, लेकिन आपने वो जो टेबल दिखाया है वो अट्रैक्टिव दिखता है और वहाँ पे वो थोड़ा-सा फोकस करते हैं कि आपने कुछ दिखाने की कोशिश की है, कुछ समझाने की कोशिश की है। उसके बाद से मैं ये कहना चाहूँगी, सपोज़ हम कोई डेफिनिशन लिख रहे हैं, वो डेफिनिशन हमें प्रॉपर तरीके से लर्न है, तो उसको आप डबल इन्वर्टेड कामा में या फिर सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद करो और नीचे से अंडरलाइन करो पेन से, ताकि पता चले कि हाँ, यहाँ पे आपने डेफिनिशन लिखा हुआ है, ताकि वो हमें दिखाना होता है एग्ज़ामिनर को कि हमने यहाँ पे कुछ अच्छा लिखा हुआ है, तो हम दिखाएँगे उससे। तभी वो देख पाएँगे कि हाँ, वो अट्रैक्टिव दिखेगा और उनकी नज़र उस पे जाएगी। उसको वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, हमने वहाँ पे क्या लिखा है, और डेफिनिशन है तो डेफिनिटली वो हमें लर्न होगा और अच्छे तरीके से पता होगा। और सपोज़ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम कोई भी बात लिख रहे हैं उसको थ्योरेटिकल लिखने से ज़्यादा कुछ ग्राफ और टेबल के फॉर्म में उसको हम बना दें, जिससे एक तो हमें भी लर्न करने में ईज़ी होगा, ईज़िली हमें लर्न हो जाएगा, और अगला जब देखेगा तो वो भी इम्प्रेस हो जाएगा। तो राइटिंग स्किल एक ऐसा स्किल है जिसके थ्रू आपके पास कम मटेरियल होते हुए भी आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो।
जैसे कुछ लोग का जीवन परिचय आता है हिंदी में लिखने के लिए, तो ऊपर सबसे पहले हम उनके परिचय में मतलब उनका जन्म स्थान क्या है, क्या कौन-कौन सी उनकी रचनाएँ रही हैं, जन्म कब हुआ था, उनका डेथ कब हुआ था, उन्होंने क्या-क्या वर्क किया था, ये ऊपर एक छोटे से समरी के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। फिर उसको ब्रीफली कर सकते हैं, तो इससे ये होगा कि जो कंटेंट हमने ऊपर छोटा-सा समराइज़ करके लिखा, उसी को हमने नीचे ब्रीफ कर दिया। हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा और हमें पता भी चल गया कि हाँ, ऊपर हमने जो भी समरी लिखा एग्ज़ामिनर देखेगा तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि हाँ ये सही है और वो अच्छे से उसको कर पाएँगे क्योंकि एक-एक लाइन में भी कोई इतना ध्यान से नहीं पढ़ता है कि एक-एक लाइन प्रॉपर तरीके से पढ़ पाए, इतना कोई नहीं करता है। वो देखते हैं कि आपके लिखने का तरीका कैसा, आपने लिखा कैसा है, कौन-कौन सा मटेरियल आपने उसमें दिया है जो ज़रूरी है, आप क्या एक्स्ट्रा कर पा रहे हो जो दूसरा एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहा है। दूसरे बच्चे से आप क्या उसमें एडवांस दे रहे हो, वो ये देखते हैं। ये करना है, जहाँ पे आपको कहीं लगे, कहीं आप सपोज़ कोई डाटा लिख रहे हो कि ये 90% होता है या फिर एप्रॉक्स इतना परसेंट होता है, उसको भी नीचे से अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिए ताकि वो दिखे कि हाँ, आपने लिखा है कि ये ऐसे है। कोई ऐसा उसका की पॉइंट्स है, जब भी हम लर्न करते हैं बेसिकली तो हमें पूरा लाइन लर्न नहीं करना होता है। हमें की पॉइंट्स लर्न करने होते हैं कि इसका की पॉइंट्स ये है, इसका ये है और बाद में हमको उसको ब्रीफली डिफाइन करना होता है कि ऐसे-ऐसे होता है। ये कर सकते हैं और जब भी हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप प्रेशर को रिमूव कर दीजिए। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके चले गए, प्रेशर को रिमूव कर देना है, हमें जो आ रहा है हम क्वेश्चन्स करेंगे। टाइमिंग का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी पेपर मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए, जो भी टाइम है। हमें सेक्शन ए में इतने मिनट्स देने हैं, सेक्शन बी को इतने मिनट में सॉल्व करना है और सेक्शन सी को इतने टाइमिंग में कर लेना है। क्योंकि क्या होता है, हमें जो क्वेश्चन्स आते रहते हैं उसमें हम लिखते चले जाते हैं, हमें ये नहीं लगता कि हमारा समय कम पड़ जाएगा, हम लिखते चले जाते हैं क्योंकि वो हमें आ रहा होता है। हम उसमें सोचते हैं और थोड़ा लिख दें और थोड़ा लिख दें और उसी के चक्कर में हमारे क्वेश्चन्स बाद में छूट जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेज करना है, उसके अकॉर्डिंग जाके देखना है कितने टाइम में हमने सोचा था कि इतना क्वेश्चन हो जाएगा, छूट रहा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और जल्दी से लिख कर के अगले में जाइए क्योंकि आगे भी क्वेश्चन्स हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे लास्ट में उसके लिए भी आपके पास टाइम नहीं बचेगा। फिर अटेंशन जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उस क्वेश्चंस को एक बार हमें ध्यान से पढ़ना होता है कि आखिर इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। बार-बार उसको पढ़ने से, समझने से कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई हमें हमें उस टॉपिक्स पे बात किया रहता है या फिर कुछ बताए रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें लर्न आने लगती हैं। तो हमें वहाँ पे ध्यान देना है और प्रेशर बिल्कुल प्रेशर से रिमूव होकर के कंटीन्यूअस उसके बारे में सोचना है, समझना है। क्वेश्चन से ही हमें पता चलेगा कि क्या पूछ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन्स ऐसे पूछ देते हैं जो हमें समझ में नहीं आता कि पूछा क्या गया है क्वेश्चन्स में। तो उसको कंटीन्यूअस रीडिंग करना है और समझना है कि क्या है। और जैसा कि हमने बताया कि हम सभी को जब तक हम एग्ज़ाम हॉल में अंदर तक नहीं चले जाते तब तक हमें ऐसा लगता है कि हमारा सिलेबस तैयार नहीं हुआ है, ये भूल रहा है, वो भूल रहा है, हम सबके अंदर ऐसा रहता है कि हमें भूल गया। हम जो पढ़े थे वो हमें भूल गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम अंदर जाके अपना पेपर कॉपी हमारे पास आता है तो फिर हम देखते हैं तो वो सारे क्वेश्चन्स जो हमें भूले रहते हैं, वो धीरे-धीरे एक-एक करके हमें लर्न होने रहते हैं। बस बात ये है कि हमें समझ के लर्न करना होगा। अगर यदि हम रटे रहेंगे तो कितने लोग रटते हैं तो वो लाइन भूल जाते हैं कि इस लाइन के बाद ये था, द के बाद ये था, ऐसे करके वो भूल जाते हैं, इसके बाद ये पॉइंट था, ऐसे भूल जाते हैं। तो उसको हमें समझना है और समझ करके लिखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग लास्टली जब हमें समय मिलता है 5 मिनट का, तो एक बार हमें अपनी कॉपी को चेक कर लेना है कि हमने क्या कहीं छोड़ा तो नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, क्या कैसे है। 5 मिनट समय निकाल कर एक बार अपनी कॉपी को शुरू से देखना स्टार्ट करते हैं। कहीं हमने क्वेश्चन आंसर डालना तो नहीं छोड़ दिया, कहीं सेक्शन लिखना तो नहीं छोड़ दिया। जो भी है उसको एक बार 5 मिनट में हमें रिवाइज़ कर लेना होता है और फिर जाके कॉपी सबमिट करनी होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरे को लगा उतना मैंने बताया। थैंक यू नीतू, थैंक यू। थैंक यू। आपने बताया कि 10th एंड 12th के बच्चों को एग्जाम देने में क्या सावधानी रखनी चाहिए। बढ़िया है, आपने बता दिया कि बच्चों को खुद का टीचर खुद ही बन जाना चाहिए। और राइटिंग स्किल पे ध्यान रहे तो अगर कम जानते हैं तब भी आप बढ़िया कर देते हैं। प्रेजेंटेशन ही है ये, अंडरलाइन करके, ग्राफ टेबल बना के। टाइम मैनेजमेंट करना है कि कम समय में हम कैसे अधिक चीजें बता सकते हैं, लिख सकते हैं। अटेंशन रखना है कि कोई चीज हमें जो आ रहा है लेकिन क्वेश्चन पेपर में हमें कंफ्यूज हो गए तो ऐसा ना हो कि हमें पता न चले पूछ क्या रहा है, तो दो बार सावधानी से पढ़ने पे लगता है कि अच्छा ये पूछ रहा है, ये तो मैं कर ही दूंगा। तो वो है। और लास्ट के 5 मिनट बहुत जरूरी है, पूरे अपने को क्रॉस चेक कर लेना कि हमने क्वेश्चन नंबर ठीक डाल दिया, रोल नंबर अपना बढ़िया से लिख दिया, सारे पेपर को जितने हमारे वो सबको हमने बांध दिया है, नंबरिंग डाल दिया है, सीरियल नंबर पड़ा हुआ है, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है, ये फाइनल चेक करके अपनी कॉपी दे देनी होती है। तो नीतू आपने
बढ़िया सजेशन दिया। ये 10th एंड 12th के बोर्ड के परीक्षाओं के लिए भी सुटेबल है, और ये किसी भी एग्जाम के लिए सुटेबल है। कोई भी एग्जाम हम देने जा रहे हैं, हम लोग भी दे रहे हैं, देने जा रहे हैं, सारे एग्जाम में इसका उपयोग हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नीतू के बाद अगला कौन बोल सकता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे? यस, यस सेकंड पर्सन। यस सर, मैं रेखा। हाँ रेखा बोलिए। गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे नीतू आपका ने वीडियो ऑन हो सकता है क्या? सर नेटवर्क इश्यू है और लाइट भी नहीं है, तभी हम सकते हैं। ओके ओके, नहीं ठीक ठीक है रेखा, बोलिए। हाँ, तो जैसे नीतू जी ने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे भी बिहार में है तो इंटरमीडिएट का एग्जाम खत्म भी हो चुका है और अच्छा। 10th का एग्जाम चल रहा है। हम्म, तो जैसे कि एक उसमें एक थोड़ा ये ऐड करना चाहूँ, प्रिपेयर करके जो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, लेकिन डर जो हमारे स्टार्टिंग का रहता है वो खत्म नहीं हो पाता है जब तक कि हम एग्जाम ना दे दें। एग्जाम देने से पहले बहुत डर लगता है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में थे, 10th क्लास का था, तो इतना इतना डर बैठा रहता था कि क्वेश्चन आ भी रहा होता था, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते जाते लगता था कि हम भूल गए हैं। तो मैंने क्या किया कि जब 10th में जब हम थे, तो जब क्वेश्चन आया था तो पहले कूल माइंड होकर के एक पेंसिल लिए और जितना सारा क्वेश्चन था तो हम सारा क्वेश्चन को एक बार रीड कर लिए और मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगा, पूरा पढ़ लिया हम। उसके बाद हमको जो क्वेश्चन आ रहा था एकदम कॉन्फिडेंस था कि ये क्वेश्चन 100% आता है हमको, हम इसको बना लेंगे। उस क्वेश्चन को हम टिक कर देते थे और जो क्वेश्चन डाउट लगता था, अभी कंफ्यूजन था उसमें, तो उसको हम सर्कल कर देते थे। और ऐसे जैसे नीतू दी ने बताया टाइम मैनेजमेंट के लिए, वो तो पहले से प्रैक्टिस करके सब कुछ आता है। और ऐसा लगता भी है कि हम एग्जाम में बना रहे लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ कमी रह जाती है, तो या तो क्वेश्चन नहीं बनता है या तो छूट जाता है। तो वहीं अगर हम पहले अगर डिसाइड कर लेंगे, हर क्वेश्चन को टिक कर लेंगे कि ये क्वेश्चन हमें आता है, ये क्वेश्चन में डाउट है, तो जो क्वेश्चन पहले आता है, तो नीतू ने बताया सेक्शन वाइज नंबर लिख करके, जरूरी नहीं है कि हम जो सीरियल वाइज हो सारा क्वेश्चन आता हो। तो जिस क्वेश्चन का आंसर पता है उसका क्वेश्चन नंबर डाल के हम आंसर लिख देंगे। और जो क्वेश्चन, ये तो हो गया कि जितने सारा टिक हमको आता था, जो पहले कंफर्म था वो हम बना लिए। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, डाउट था, तो जब टाइम देखेंगे कुछ टाइम बचा रहेगा तो उस क्वेश्चन पे हम फोर्थ पर लगाएंगे कि शायद याद आ जाए या फिर कुछ याद करके उस क्वेश्चन पे हम लिख देंगे। तो ऐसे हमारा टाइम भी मैनेज हो जाता है और पता भी चल जाता है बाद में कि 100% मेरा कितना सही था, कितना गलत था, कितना मार्क्स आएगा। तो ये चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ। और इनफैक्ट ऐसा हम किए थे तो 10th से लेकर 12th तक मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ था, क्योंकि एक बात है कि मैं कहीं भी डर बहुत जल्दी जाती हूँ, पहले क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे जाएगा। तो ये 10th में कुछ मार्क्स कम था, तो यही हम 12th में किए, तो लगभग पहले से इम्प्रूवमेंट था कि पहले गए टिक किए, कंफर्म था कौन क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, उसको बनाए, फिर जो नहीं बना था उस पर सोचे, जो आया वो लिखे, जो नहीं आया खैर वो तो नहीं याद आया। ये सर मैं ये एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी अपना। थैंक यू रेखा, आपने सही बोला। एक्चुअली एग्जामिनेशन हॉल में, हाँ बोलिए, बोला। जैसे कि अभी जूनियर्स जा रहे हैं तो उनको मैंने यही बताया कि अभी तो फर्स्ट टाइम सब कुछ जा रहा है, डर है, वो डर मेरे अंदर भी था। तो ये नहीं कि फटाक फटाक, कितना लोगों को एक्साइटमेंट भी होता है जो अच्छे से पढ़े रहते हैं, तो क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन देखते ही फटाक फटाक आंसर कॉपी में अपना आंसर लिखने लगते हैं। फिर बाद में पता चलता है ये क्वेश्चन नहीं आया, तो वहीं पे रुक करके सोचना शुरू कर देते हैं और वो टाइम बहुत ज्यादा खींच लेता है। तो आने वाला जो क्वेश्चन आगे बन भी रहा होता है तो टाइम की वजह से नहीं बन पाता है। तो ये पहले जरूरी है कि हम पहले ही कंफर्म हो जाए, टिक कर ले कि कितना क्वेश्चन आ रहा है। अगर 50 क्वेश्चन आ रहा है, हमको 40 क्वेश्चन को कंफर्म है, तो पहले 40 क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी का जो 10 क्वेश्चन डाउट है या फिर याद ही नहीं है तो उसको हम बाद में करेंगे। तो ऐसे हमारा जितना सारा क्वेश्चन पता था वो तो हमने पहले बना लिया, बाकी जिसमें डाउट था और टाइम भी है तो हम उसको सोच के लिखेंगे। ये था। नहीं, थैंक यू रेखा, सही बोल रहे। एग्जामिनेशन देखिए, एग्जाम तो ऐसा है ना, परीक्षा का मतलब ये है कि थोड़ा सा तनाव बना देना। कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जिसको एग्जाम के नाम पे टेंशन ना होता हो। तो थोड़ा सा तनाव रहता है, बस बैलेंस हमको यही करना है कि इस टेंशन में हमको
ऐसी चीजें नहीं करनी है कि जो हमें आ रहा है लेकिन फिर भी हमने नहीं लिखा। अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले किसी को टेंशन ना हो तो इसका मतलब वो बच्चा या वो स्टूडेंट क्या अवेयर ही नहीं एग्जाम से। एग्जाम थोड़ा सा तो साइकोलॉजिकल आपको एक्टिव बनाता है, लेकिन उस तनाव में आप सही बोल रही हो कि ऐसा नहीं करना है कि हमें जो आ रहा है वो हम ना लिख पाए। हमें जो आ रहा है उसको बहुत बढ़िया तरीके से लिख दे, सिस्टमेटिक लिख दे, और जो नहीं भी आ रहा था उसको भी कुछ करके हम थोड़ा सा स्लाइटली लिख सकते हैं। इसी का नाम है एग्जाम देना। इसीलिए बोला गया ना कि एग्जाम को फेस करना भी एक कला है, जो स्टडी से यस अलग सर। हटके आप में अगर वो कला आ गई तो आप सबके साथ बढ़िया रहते हुए भी और बढ़िया कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। तो एग्जाम को फेस करना एक कला है, इसी को हम आप लोगों से प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, और ये कला हमेशा जिंदगी भर काम आती है। जिंदगी में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, वो भी एक तरह से एग्जाम ही है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, आप उसको कैसे फेस किया, वो ये हमारा एग्जाम सिखाता है। तो थैंक यू रेखा। नेक्स्ट हम सोचेंगे कोई और बोले। कौन बोलेगा थर्ड पर्सन सर प्लीज? मैं बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए बोलिए पुष्पलता। पुष्पलता आप फर्स्टली तो हाँ बताओ आप। ओके। I would like to thank you for giving me this opportunity. I consider myself lucky for this GD. So discuss about this topic. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने भी लास्ट ईयर ये फियर फेस किया था, और काफी एक एक्साइटमेंट भी होती है अपने पास एग्जाम को लेकर, और एक डर भी होता है कि क्या कहीं मैं वहां नंबर ना खो दूं, या फिर जो मैंने याद किया है वो भूल जाऊं, या फिर ऐसा डर होता है कि कहीं एग्जामिनर से डर लगता है कि एग्जामिनर कैसे होंगे। पहले से हमारे मन में एक बात बिठा दी जाती है कि जो एग्जामिनर होता है वो काफी रूड होते हैं, उनसे हम कुछ भी कंसल्ट नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं होता है, वो काफी फ्रेंडली होते हैं। वो जब तक आप चीटिंग के उस पर नहीं जा रहे हो तब तक वो काफी फ्रेंडली होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि आप प्रेपरेशन का करें। सबसे पहले तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें, और नोट्स को बिल्कुल ब्रीफली प्रिपेयर करें, और उन नोट्स को ऐसे बनाएं कि आप एग्जाम टाइम में बस उन पर एक नजर डालकर भी अपने पूरे सिलेबस को कवर कर पाएं। और मैं एडवाइस देना चाहूंगी कि सबसे पहले आप कठिन चीजों को उठाएं, क्योंकि आप कठिन से फिर सरल पर आते हैं ना, तो वो काफी अपने लिए काफी सिंपल हो जाता है चीजों को समझना। और पूरे सिलेबस को अपने माइंड में रखिए कि इस सिलेबस में मेरे पास इतनी यूनिट है, इस सिलेबस में मेरे पास इतनी यूनिट है, और मुझे इन सबको कवर करना है। देन आता है कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखें, अपना टारगेट सेट करें कि मुझे जैसे मैं मेरा बताऊं तो मेरा टारगेट था कि मुझे 100% बनाना है। भले वो पॉसिबल नहीं है, बट मैंने अपने माइंड में मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रखा था कि मुझे 100% बनाना है। देन आपका कुछ भी विजन हो सकता है, 95 92, तो आप वो सेट कर लीजिए कि मुझे ये बनाना है, और वो आपके माइंड में रहता है कि मुझे इस तरीके से इस लेवल का पढ़ना है, और इतने टाइम में अपने सिलेबस को इतनी बार रिवाइज करना है। तो मेरा टारगेट था कि मैं कम से कम अपने सिलेबस को 10 टाइम रिवाइज कर लूं। देन मैंने समर में ही अपना हाफ सिलेबस प्रिपेयर कर लिया था, यानी 50% सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं रिवाइज करती गई। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को मैंने 20 टाइम से भी ज्यादा बार तक रिवाइज किया है। मतलब एक टाइम था कि मुझे साइंस में मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे आर्ट्स में हिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट होता था। देन मैंने जब 11th में साइंस सब्जेक्ट लिया, तब मैंने किसी चीजों को बार बार पढ़ा, तो मुझे ऑफकोर्स उसमें इंटरेस्ट आया, और मैंने फिजिक्स को इतने अच्छे से पढ़ा। और एक और चीज होती है कि आप चीजों को इमेज बनाना सीखिए। आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप मॉडल्स पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ रहे हैं, बोर्स मॉडल पढ़ रहे हैं, उसमें आपने सोचा कि इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के अराउंड घूम रहा है, तो उसको इमेज बनाइए दिमाग में कि वो किस तरह से घूम रहा होगा, किस तरह से वो उसकी गति कर रहा होगा। तो आपको वो चीज लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज होती है। जब एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हो तो आपको वो याद नहीं रहता कि मैंने बुक के उस पेज पर उस लाइन पर वो चीज पढ़ी थी, बस आपको ये याद होता है कि मेरे माइंड में पोर्ट्रेट बन गया था उस चीज को लेकर, उस टॉपिक को लेकर, तो मैं उस चीज को अच्छे से लिख पाऊंगा। देन अगली बात होती है कि आप चीजों को डायग्रामेटिक एंड टेबल बनाकर और ग्राफ बनाकर आप एक्सप्लेन कीजिए। और आगे होता है कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन क्या है? मन को शांत रखता है और अपनी जो है उसको बढ़ाता है।
और आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, सबसे बड़ा ये फैक्ट होता है इसका। और एग्जाम में जाने के एक दिन पहले मैं आपको ये भी एक एडवाइस देना चाहूंगी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो एग्जाम में एक जाने से पहले एक दिन पहले आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए। आप उससे पहले बहुत पढ़िए, अपना पूरा टाइम स्टडी को दीजिए, और साथ में अच्छी नींद भी लीजिए। बट बिफोर 1 डे ऑफ एग्जाम आप अपने आप को पूरा रिलैक्स रखिए। आप वो एक्टिविटी कीजिए जो आपको पसंद है, आपकी जो हॉबी है, जैसे मेरे को सिंगिंग, जो भी आपको यूजफुल जो भी चीजें हैं वो साथ में ले जाइए। और एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने के बाद अपने आप को 2 मिनट, जब अपने को आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, उससे पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए 2 मिनट, कि हाँ मैंने जो भी याद किया है वो मुझे याद है और मैं पूरे भरोसे के साथ उसको लिख पाऊंगी और समझा पाऊंगी। और उसके बाद आप है ना, पेपर आने के बाद अपनी पूर्ति से अच्छे से फील कीजिए उसको। और पेपर को 10 मिनट के लिए पढ़िए कि उसने कौन कौन से क्वेश्चंस अपने को दिए हैं। देन आप उन क्वेश्चन को, मैं आपको ये भी एक एडवाइस दूंगी कि आप सीक्वेंस वाइज चलिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जो टाइम में जो पेपर का पैटर्न है वो इस तरह से सेट किया होता है कि आपका पूरा टाइम कवर हो जाए। बट ऐसा करते हैं कि हमें ये नहीं आता है, उसे छोड़ देंगे और फिर जो क्वेश्चन हमको आता है उसे पहले करेंगे। तो मेरे साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जैसे मैं हिंदी का पेपर देती थी, तो मुझे बीच में अगर वो चीजें कई बार छूट जाती है, हमारा जो बड़ा आंसर। सुलता ठीक है, आपने तो बढ़िया ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने अपनी बढ़िया बात बताई कि कठिन क्वेश्चन से शुरू करके सरल की तरफ जाने से ठीक है, जो हार्ड क्वेश्चन है उसको आपने अगर पहले से नेटवर्क इशू है। प्रैक्टिस कर लिया। हाँ, हाँ, नेटवर्क का इस समय इशू है क्योंकि कुछ और लोगों के भी नेटवर्क कट गए हैं। तो ठीक है, लेकिन पुष्पलता आपने बढ़िया सजेशन दिया कि बोर्ड के एग्जाम में एक तो अपने को टारगेट भी फिक्स करना है कि हम 100% क्यों नहीं पा सकते, हम मैक्सिमम क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते, ये भी है। और अपने को सेल्फ मोटिवेट रखना है। सेल्फ मोटिवेट रखेंगे तो सेल्फ मोटिवेशन से ये होगा कि हमारी इच्छाएं बढ़िया रहेंगी, मैक्सिमम क्वेश्चन करने का अपना प्रयास रहेगा। कठिन क्वेश्चन को जब हम कर लेंगे, कठिन क्वेश्चन को कर लेंगे तो उससे हम सरल की तरफ आएंगे। तो थैंक यू इसके लिए। पूरे सिलेबस को रिवाइज करना, 2 बार 3 बार, जितनी बार लोग रिवाइज कर लेंगे उस रिवाइज करने से आपको कॉन्फिडेंट रहेगा एग्जाम देने के लिए। तो आप सारे लोगों ने जो टिप्स दिया बोर्ड के एग्जाम के बच्चों के लिए वो फायदेमंद होगा। इसको हम लोग सर्कुलेट करेंगे। रेखा ने अपनी बढ़िया एडवाइस दी है कि कैसे एग्जाम को देखना चाहिए, कैसे करना है। नीतू ने शुरुआत भी बढ़िया किया था। फिर इसके बाद पुष्पलता ने भी अपनी चीजें बताई हैं। अब इतना जो हम लोगों ने बोला है ये बच्चों के लिए काफी बढ़िया है। बोर्ड के एग्जाम जहाँ पे हो गए हैं वो भी, और जो इनके लिए बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उन सबके लिए ये फायदेमंद रहेगा। इसके बाद विवेक, हम सारे लोग से बाद में ग्रुप हम लोग बना लिया जाएगा कि कोई भी बोर्ड के परीक्षार्थी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है एग्जाम से रिलेटेड, वो हमारे इन जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं इनसे पूछा जाएगा। विवेक, अब ऐसा करते हैं। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है। मैं निकिता, मैं बोलना चाहती हूँ कुछ। हाँ बोलो निकिता, क्या बोलना है आप बोलो। सर मेरा मानना है कि एग्जाम आने आने के पहले ही हमें तैयारी करना चाहिए, क्योंकि जब क्लास चल रही होती है तो टीचर्स हमें कौन सा इंपॉर्टेंट नोट बता रहे हैं, हमें नोट्स बनाते टाइम कहीं कॉर्नर पे उसे लिख लेना चाहिए, और एग्जाम के टाइम पे उस पर एक बार फोकस जरूर करना चाहिए। और एग्जाम परीक्षा का मतलब होता है पर प्लस इच्छा, मतलब दूसरे के इच्छा से हम लोग आंसर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम दूसरे की इच्छा से तैयारी भी करें, हमें तैयारी अपनी इच्छा से करनी होती है। तो हमें पहले से उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसे होता है कि मतलब बच्चा बहुत बहुत मतलब परेशान रहता है कि हम क्या लिखेंगे, कैसे होगा, बहुत टिपिकल होता है, लोग पहले से डरा के रखते हैं। तो हमें उनकी बातों पे उतना फोकस नहीं करना चाहिए कि वो बोल रहे हैं कि बहुत कठिन होता है तो कठिन ही होता है। हमें खुद ध्यान देना चाहिए कि मतलब हम क्या पढ़ेंगे तो कैसे उसको अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, अच्छे से ध्यान देके पढ़ेंगे। और जितना बच्चे का मतलब वो होता है कि हमें पढ़ना है अच्छे से, उतना पेरेंट्स का भी बनता है कि पेरेंट, अगर एग्जाम सिर्फ बच्चे का नहीं होता है, पेरेंट्स का भी होता है, तो उन्हें भी उतना ही योगदान देना चाहिए कि बच्चा स्ट्रेस तो नहीं ले रहा है एग्जाम को लेके। उसको उसको देखें कि वो परेशान तो नहीं बैठा है, उसे उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई क्वेश्चन उसे नहीं समझ आ रहा है तो खुद बताने की कोशिश करें, उनसे नहीं हो रहा है तो किसी से हेल्प लें, किसी से पूछें, या फिर उसे बताएं कि आप यहाँ जाएं, इनसे पूछें तो वो बता देंगे इसका आंसर क्या होता है। तो उनको भी ऐसे हेल्प मतलब
देना चाहिए। सुबह बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो उन्हें देखना चाहिए कि बच्चे ने सारी प्रॉपर चीजें रख ली हैं अपने पास, वो टाइम से पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, खा के गया कुछ कि नहीं गया। उन्हें भी उतना भी ध्यान देना चाहिए जितना बच्चे को देना चाहिए। और एग्जाम हॉल में बैठने से पहले खुद को रिलैक्स करना चाहिए उन्हें। और सॉरी सर, मुझे हाँ हेलो। याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ, यस सर। हाँ सर बोलो आवाज बोलो आ रही है? बोलो हाँ आ रही हाँ बोलो। ओके सर। तो सर हमें एग्जाम हॉल में बैठ जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें एक बार अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको उसको उस टाइम नहीं करना चाहिए। जो समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन इजी हो उसको पहले कर लें सेक्शन बना के। और जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है हमें लास्ट में उसको करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन लिख रहे होते हैं और बीच में जो नहीं आता उसको लेके हम काफी सोचने लग जाते हैं, फिर जो हमें आ रहा होता है वो भी छूट जाता है। तो उसको हमें बाद में फोकस करना चाहिए, पर उसको कई बार पढ़ना चाहिए ताकि हमें याद याद आए कुछ तो। कि कभी इस टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं तो हमें याद आता है कि हाँ हमने यहाँ से ये स्टार्ट करी थी, तो ये ऐसे नहीं ऐसे हो पाएगा तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो बच्चों को इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और कोई भी चीज़ अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसे रटना नहीं चाहिए, उसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना चाहिए कि आखिर एक्चुअल में वो है क्या चीज़। ओके ओके थैंक यू।